कोरोना है, काल है, कोहराम है, रिकॉर्ड तोड़ मौतें हैं, रिकॉर्ड रिकवरी भी हो रही है। बिन ऑक्सीजन के हाहाकार मची है। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। जी हां, अब लगातार हम इसी बात को डिस्कस कर रहे हैं कि लॉकडाउन्स लगा रहे हैं, जितने भी स्टेट्स हैं लॉकडाउन्स को लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कह सकते हैं कि जो संख्या है संक्रमण की वो कम नहीं हो रही है। मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको 4 तस्वीरों से बता रहे हैं कि देश में कोरोना का हाल क्या है। कोरोना, काल और कोहराम, आप देख सकते हैं मरीज कितने बेबस हैं। बिना ऑक्सीजन के हाहाकार है। कई लोगों की मौत हो गई अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण, और ऐसा एक राज्य में नहीं हुआ, लगभग देश के हर कोने से ये खबर आती है। रिकॉर्ड तोड़ मौतें हो रही हैं। आप चाहे दिल्ली की बात करिए, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करिए, हर राज्य किसी से भी पीछे नहीं है। और बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। एमपी के आगार मालवन से सिस्टम और शिवराज सरकार को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां बिल्कुल उड़ाई जा रही हैं। जहां कोरोना मरीजों का इलाज खुले में पेड़ के नीचे हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पेड़ पर ड्रिप लगी है और मरीज और उनके तीमारदार पेड़ के नीचे पड़े हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि ये झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे थे, जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ये हालत है, ये देश, ये अगर मालवा एमपी की तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि सिस्टम गायब है। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाली तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से भी आई हैं, जहां एक धार्मिक कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं का समूह कलश यात्रा निकाल रहा है, लेकिन ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क है। हैरत की बात यह है कि खुद पुलिस की गाड़ी भी इस कलश यात्रा में सुरक्षा के लिए शामिल है, लेकिन नियमों की किसी को फिक्र नहीं है। ये कलश यात्रा है, हर साल गुजरात में निकाली जाती है। कोविड के चलते ये नहीं निकाली चलनी चाहिए थी। हालांकि ये एक धार्मिक, आप कह सकते हैं, आयोजन है जो कि हो रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आयोजन करना भी था तो कम से कम प्रशासन ये कर देता कि एक लिमिटेड महिलाओं को अलाउ करता। जो भी महिलाएं आती सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करती, मास्क पहनती, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती। लेकिन तस्वीरें अहमदाबाद की बयां करती हैं कि शायद इनको नहीं पता कोविड कितनी जानलेवा महामारी है। गुजरात की आपने तस्वीर देखी। वापस अपने पैनल पर चलते हैं और लगातार हम कह रहे हैं इस बात को कि इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी है। किसी को कोई संशय हो, देश विदेश के डॉक्टर्स हैं, आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। आप फोन कर सकते हैं, डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ, डॉक्टर आशीष चौधरी, एमडी आकाश हेल्थ केयर हमारे साथ हैं, डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ हैं, साथ ही साथ डॉक्टर रंजीत सिंह कुछ देर में हमसे जुड़ेंगे। पवन सिन्हा जी आध्यात्मिक गुरु भी हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। समीर जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हेलो जी समीर जी, सवाल पूछिए। हाँ, एक्चुअली मेरे मामा लास्ट टाइम वो कोवैक्सीन का वैक्सीन लिए हैं 5 डोज। उसके बाद वो डॉक्टर बोले थे 28 से 42 आवर्स में वो एक्चुअली लेंगे, 42 डेज के अंदर। तो अभी इधर मतलब ये सिचुएशन खराब है, तो 42 के बाद वो ले सकते हैं क्या? 42 डेज के बाद। डॉक्टर आशीष चौधरी, आप जवाब दीजिए समीर का। सेकेंड डोज के लिए थोड़ा बहुत वेरिएशन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि 4 पहले बताया गया, अब 4 हफ्ते में लेना चाहिए। फिर 6 वीक्स का गाइडलाइन है और आजकल 8 वीक्स तक का भी गाइडलाइन है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि इससे पहले कि 8 वीक्स पूरे हो जाए, उससे पहले हॉस्पिटल जाके या आसपास के हेल्थ सेंटर में जाके सेकेंड डोज जरूर लें, बिकॉज बूस्टर का इफेक्ट तभी आएगा जब हमारा टाइम स्पेस 8 वीक्स से ऊपर नहीं होगा। तो आजकल लॉकडाउन के दौरान होते हुए भी अगर आप वैक्सीन के लिए रिक्वेस्ट करके जाएंगे तो आपको इस चीज का डेफिनेटली परमिशन मिलेगा। हेल्थ सेंटर जाके उस वैक्सीन को अपना टाइमली लगवा लीजिए। ठीक है, एक बार डॉक्टर श्रुति के पास चलते हैं। डॉक्टर श्रुति, आप HRCT हो ना हो, कब हो, इसको भी लेकर देश में एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। आपको याद होगा जब RT-PCR के टेस्ट नहीं हो रहे थे, बेड्स और ऑक्सीजन नहीं थे, तब डॉक्टर्स ने इस बात को कहा था कि आप अगर RT-PCR नहीं हो पा रहा है, रिपोर्ट नहीं आ पा रही, तो आप HRCT करा लीजिए। स्कैन होने से पता चल जाएगा आपको कोविड है या नहीं है, या लंग्स में कितना इन्फेक्शन है। अब ये थ्योरी है कि 400, 300, 400 एक्सरे के बराबर एक सिटी होता है और आप बिल्कुल मत कराइए, और पहले कितने दिनों तक ये नहीं कराना चाहिए। 2 थ्योरीज आई। अब लेटेस्ट यही है कि आप सिटी मत कराइए जब तक डॉक्टर्स ना कहें।
मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर आरटीपीसीआर नहीं हो पा रहा है, वेटिंग बहुत ज्यादा है, मरीज की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या उसको सीटी कराना चाहिए? पहला। दूसरा, कोई कोविड पॉजिटिव हो गया है, कितने दिन बाद उसको सीटी स्कैन कराना चाहिए? ठीक है, यही सवाल डॉक्टर आशीष, अगर आप जवाब दे पाते, कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है श्रुति से, वापस आएंगे। डॉक्टर आशीष, सीटी स्कैन अक्सर हम 6th या 7th डे ऑफ इन्फेक्शन पे हम कराते हैं। किसी पेशेंट का टेस्ट अगर नहीं भी हो पा रहा है और सिम्टम्स कुछ बने हुए हैं तो 6-7वें दिन के बाद आपको सीटी कराना चाहिए, क्योंकि अक्सर आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है, लोग पहले दूसरे दिन ही पैनिक होकर सीटी करा लेते हैं, जिसमें रिपोर्ट बहुत हल्की आती है और वो इस वजह से केयर फ्री हो जाते हैं। और अचानक 7वें-8वें दिन जब वो सेकेंड वीक के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं या साइटोकाइन स्टॉर्म जिसको कहते हैं वो स्टार्ट होता है, तब पेशेंट्स की लंग्स में इन्फेक्शन ज्यादा होती है, बट वो ये सोच के बैठते हैं कि उनका सीटी स्कोर बहुत कम है, इस वजह से वो सही समय पे अस्पताल की तरफ वो नहीं मोड़ते। तो मेरे हिसाब से एकदम जैसी पॉजिटिविटी हो या एकदम से फीवर आया तो पहले दिन जाके सीटी ना कराएं और वेट करें, सिम्टम्स की मॉनिटर करें, और अगर कहीं लगता है कि 5 से 6 दिन हो गए, इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तब जाके सीटी स्कैन कराना चाहिए। ठीक है डॉक्टर आशीष। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैंने 17-18 दिन पहले आरटीपीसीआर चेक करवाया था तो कोरोना पॉजिटिव लिख दिया था। हेलो जी, आप सवाल पूछिए अरविंद जी। हाँ, तो कोरोना पॉजिटिव आ गया था तो वो क्वारंटीन घर में रहा तो वो ठीक हो गया है। फिलहाल 3-4 दिन से खांसी आ रहा है। ठीक है डॉक्टर श्रुति, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो अरविंद जी के सवाल का आप जवाब दे सकती हैं। जी बिल्कुल, अगर ये नेगेटिव आ चुके हैं और ऑलरेडी 17-18 दिन हो गए हैं तो खांसी के लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सिरप आता है जिसको एस्टाकाइन सिरप के नाम से आता है, वो ये दिन में 3 बार ले सकते हैं। और काफी मरीजों में ऐसा देखा गया है कि कॉफिंग जैसी चीजें या थोड़ा सा चेस्ट में पेन, ये पोस्ट कोविड हो रहा है, तो इसके लिए बहुत चिंता ना करें। बट अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। ठीक है डॉक्टर श्रुति, अब इस बात की बार बार लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि आखिर अब जो पीक है वो 15 पे है, लेकिन बीच बीच में ग्राफ नीचे जाता है, फिर ग्राफ ऊपर जाता है, तो इसको लेकर भी क्या कोई मिथ है कि 15-16 के आसपास पीक होगा, नहीं होगा, सेकेंड वेव कब खत्म होगी, कब इससे निजात मिलेगा? क्योंकि एक तरीके से आप देखिए, दिल्ली में लॉकडाउन है, हरियाणा में लॉकडाउन है, यूपी में भी लॉकडाउन पड़ रहा है, कर्नाटक ने लॉकडाउन किया है, बिहार ने लॉकडाउन किया है, महाराष्ट्र ने लॉकडाउन किया है। इस बार लॉकडाउन भी क्या इफेक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि आंकड़े जो हैं संक्रमण के वो घटते हुए नहीं दिख रहे हैं? देखिए, हम लोग ने जो बाकी देशों के मुताबिक एक स्टडी हुई थी और ये देखा था डेटा में कि जो पीक आ रही थी वो 2.5 महीने के अराउंड आ रही थी। तो इसलिए अगर हम लोग अपने कंट्री की बात करें, हिंदुस्तान की, जहाँ पे 8 मार्च से जो है ये वाली सेकेंड वेव जो है स्टार्ट हुई है, इन्फेक्शन बढ़ाना, लोगों के बीच में इन्फेक्टिविटी करना, तो ये आने वाले हफ्ते 10 दिन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीक आ सकती है। एक और चीज आपको बताऊंगी कि इधर 1-2 दिन से जो है वो डेटा कम था एक्टिव केसेस का, आज फिर से जो है वो आंकड़ा जो है वो 3,80,000 के ऊपर बढ़ गया है। तो ऐसा कई बार हो सकता है क्योंकि वो कई फैक्टर्स इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कितनी टेस्टिंग हुई है, दूसरा हमारे पास कितने रिसोर्सेज है, गांव में भी ऐसी जगह है या जो छोटे छोटे मोहल्ले हैं या छोटे छोटे शहर है जहाँ पे अभी भी टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, और क्या हो सकता है कि लोग पैनिक की वजह से टेस्टिंग ना कराएं। तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक एक्टिव केस के नंबर को डिसाइड करते हैं। तो हम लोगों को अभी भी जो है हम एक ऐसे फेज में है जहाँ पे इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है, लोगों को चांसेस इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा है, और आगे आने वाले टाइम में ये केसेस 4 लाख के पार फिर भी जा सकते हैं। तो हम लोगों को बहुत सजग रहना है ऐसे टाइम में। ठीक है, एक बार आप पवन जी के पास चलते हैं। पवन जी, आपने बताया कि घर में रहिए, कैसे आप पॉजिटिव रहिए। ठीक है, लोग तो फ्रूट्स खा रहे हैं, आप गर्म पानी का भी सेवन कर रहे हैं, आपने बताया काढ़ा 2 बार लेना चाहिए। डाइट में क्या होना चाहिए पवन जी? सबसे ज्यादा क्या चीज होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी डाइट बढ़ा दीजिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इस वक्त क्या ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी का भी बहुत समय है? और दूसरा जो एक कॉमन सवाल है कि क्या इस वक्त एयर कंडीशंस यूज करने चाहिए, क्योंकि एक भ्रम है
क्योंकि गर्मी लगती है, आदमी फ्रिज से ठंडा पानी निकालता है, पी लेता है, उससे भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है, गला बैठता है आपका, वो भी आपको परेशान करता है। दूसरा, बिना एसी के इस वक्त बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि आप रह नहीं सकते। तो घरों में क्या एयर कंडीशंस है, फ्रिज के पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, क्या इन सब चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए या बिल्कुल वर्जित होना चाहिए? देखिए, ये एसी वाला प्रश्न आपका ये बहुत अच्छा है। हमारा शरीर जो बना टेम्परेचर के लिए नहीं है भारत में, तो हमें इससे ज्यादा नीचे एसी वैसे भी नहीं चलाना चाहिए। और इस काल में तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेश एयर हमको लेने की कोशिश करनी चाहिए, खासतौर से यदि घर में कई लोग हों या कुछ लोग आते जाते हैं। क्योंकि अगर कमरा बंद है, एसी चलेगा तो बंद होगा, अगर कमरा बंद है तो ये पहली मैंने पढ़ी थी कि वहां पर वायरस की जो लॉन्गेविटी है वो 18 गुना बढ़ जाती है, यानी 18 गुना खतरा बढ़ जाए। तो एसी जितना कम हम चलाएं उतना अच्छा है। और अगर एसी में ऑफिस में काम करना हो तो डबल मास्क पहने, ये सलाह भी दी जा रही है गाइडलाइंस के तहत। तो एसी ना चलाए ज्यादा अच्छा है। ठंडा पानी और ऐसी कोई भी चीज जिससे गले में इंफेक्शन होता है, जैसे कुछ लोगों को दही से होता है, कुछ लोगों को नारियल पानी से होता है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठंडा पानी तो बिल्कुल निषेध ही मान लें अभी, और कम से कम 2-3 महीने जब तक ये खतरा दूर नहीं हो जाता, ठंडे पानी से बचें, क्योंकि उससे लंग्स वैसे ही अफेक्टेड हो जाएंगे। और खास तौर से जिन लोगों को किसी भी किस्म का ब्रोंकल डिसऑर्डर है, ऐसे लोगों को तो ठंडे पानी से वैसे भी दूर रहना चाहिए। घड़े का पानी पी सकते हैं वो, नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम 3-4 दिन पानी पी लेंगे तो वो हमको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, ठीक है पवन सर। एक कॉलर अनिल हमारे साथ हैं। अनिल जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। जी, मैं अभी वैक्सीन लगवा के आया हूँ जी। और जी मेरी शुगर है जी, मैं वो जो गोली खा रहा हूँ तो मैं खा सकता हूँ जी वो गोली? डॉक्टर आशीष चौधरी अभी वैक्सीन लगाई है, जो शुगर की दवाइयां लेते हैं, क्या ले सकते हैं? अनिल, ले सकते हैं। जो भी उनके अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी दवाइयां बिल्कुल जैसे पहले ले रहे थे वो सेम उसी तरीके से लेते रहेंगे। वैक्सीन के लगाने से या नहीं लगाने से उस दवाई को कुछ चेंज नहीं करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी में एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जो शुगर के पेशेंट्स हैं और इंसुलिन पे हैं, अगर उनकी शुगर जो है वो उनके आप कह सकते हैं पैरामीटर्स ठीक है, तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? कोई समस्या तो नहीं उनको? जो शुगर के पेशेंट्स हैं, अगर वो इंसुलिन भी लेते हैं तो इंसुलिन लेने के बाद क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं। उनका अगर शुगर वेल कंट्रोल्ड है, चाहे वो शुगर के मरीज हैं या हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर वो वेल कंट्रोल्ड है और कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है बॉडी में, तो वो जरूर ले सकते हैं। जी, मतलब जो इंसुलिन के पेशेंट्स हैं वो पहले इंसुलिन लें, अपना डाइट लें और उसके बाद वो जा सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर आनंद जुड़ गए हैं। आनंद जी, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। सर, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और ब्लड खून पतला करने वाली दवाई ले रहा हूँ। क्या मैं ये वैक्सीनेशन कर सकता हूँ? डॉक्टर श्रुति जी, बिल्कुल ये ले सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि खून पतला करने की जो दवाई लेते हैं वो आप किसी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से ले रहे होंगे, ब्लड एंटीकोगुलेंट्स जिनको हम कहते हैं, इसका कोई भी रोल नहीं है। बहुत रेयर केसेस में थ्रोम्बोटिक एक्टिविटीज देखी गई है, बट ऐसा इसका वैक्सीन से डायरेक्ट कोई भी तल्लक नहीं है, तो आप बिल्कुल लीजिए। दूसरी चीज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप क्योंकि हार्ट के पेशेंट है, आप वल्नरेबल है, आपको बीमारी होने के चांसेस और ज्यादा है, तो वैक्सीन लगाने से आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आपके लिए और इम्पोर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी जाके अपना वैक्सीन लें। ठीक है डॉक्टर आशीष चौधरी, एक बड़ा सवाल ये भी है, वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो गया है लेकिन वैक्सीनेशन इतनी वैक्सीन हमारे साथ है नहीं, तो क्या अभी भी साइंस उस तरफ देख रही है? हमने सुना था कि जायडस एक नए मेडिकल आप कह सकते हैं मेडिसिन के साथ आने वाली है, तो क्या साइंस उस तरफ ज्यादा देख रही है कि भाई ठीक है ये तो वैक्सीनेशन प्रोसेस हो रहा है लेकिन एक फुल फ्लेजेड मेडिसिन की आपको तब भी जरूरत पड़ेगी कोविड से लड़ने के लिए आने वाले दिनों में? तो वैक्सीन का अभी बात करें तो 1 तारीख से अगर 18 ईयर्स प्लस में अलाउ किया है, आज 5 दिन हो गए हैं, हमारे पास कोई भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कैसे वैक्सीन मिलेगा, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी उस प्रोसेस को अभी डिफाइन करना जरूरी है।
और वैक्सीन की और पैनिक मोड इतना है कि यंग पेशेंट्स हजारों में तादाद में कॉल करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाए। सिर्फ अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन अवेलेबल है, प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में अभी वैक्सीन को अवेलेबल नहीं कराया गया है। और इसी के चलते कुछ और टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि नेजल एक वैक्सीन भी हो रही है जिसमें हमें इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट नेजल ड्रॉप्स की फॉर्म में वैक्सीन आ रही है। बट अभी वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, उसको लॉन्च नहीं किया गया है, उसकी अप्रूवल नहीं हुआ है। और दवाइयों की बात करें तो जिस तरीके से ये वायरस अपना स्ट्रेन बदल रहा है, म्यूटेशन कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी दवा बना सके जो हर साल हर तरीके की म्यूटेंट पे काम करेगी। जैसे बाकी इन्फ्लुएंजा और अदर वायरल वैक्सीन हमारे पास कई सालों से अवेलेबल है, जो हर साल एक नया स्ट्रेन आता है, हर साल एक नई वैक्सीन लॉन्च होती है और वो लग जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोरोना में बिल्कुल एक सुपर वैक्सीन की जरूरत है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। डॉक्टर रंजीत सिंह, श्रुति मलिक, आशीष चौधरी और पवन सर हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम दर्शकों के जो सवाल थे उनका जवाब दिया। लगातार कोशिश यही है हमारी कि हम जो सवाल आते हैं वो डायरेक्ट डॉक्टर्स हो या फिर आध्यात्म गुरु हो, आयुर्वेदा से हो, डायरेक्ट उनको जोड़ें, उनके सवाल के जवाब दें। कोशिश यही है इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी की। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।